नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आरक्षण को लेकर के जो स्थिति बनी है, एक बार फिर से वो उस हिंसक दौर की तरफ ले जा रही है जिसमें करीब हफ्ते भर से ज्यादा हरियाणा जलता रहा। अब एक बार फिर से जब हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है आरक्षण पे, उसके बाद जाट संगठनों की हुंकार, उनका अल्टीमेटम और सरकार की दूसरी तरफ चेतावनी फिर से क्या वही स्थिति पैदा कर रही है। बड़ी खबर में आज बात करेंगे हम इसी मुद्दे पर। जिस आरक्षण की खातिर 9 दिन तक हरियाणा का कोना कोना हिंसा की आग में झुलसता रहा, उस आरक्षण पर अदालत की निगाहें टेढ़ी हुई तो जाटों ने फिर भौहें सुकेड़ ली। आरक्षण पर खतरे के मंडराते बादलों के बीच आंदोलन की आहट फिर से सुनाई पड़ने लगी है और जहन में फिर वही सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रदेश में वही अराजकता का माहौल बनेगा जिसने कानून व्यवस्था को चुनौती देकर जंगल राज के हालात पैदा किए थे। 26 मई को अदालत ने आरक्षण पर अंतरिम रोक का ऐलान किया तो जाट समुदायों के भीतर उथल पुथल मच गई। नारनौल में सतरौल खाप ने सरकार को खुली चुनौती दी है और आरक्षण के वास्ते आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, तो इधर कलानौर में जाटों ने सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया। जो हमारी डिमांड है और लगातार हमारे साथ जो है वो जाति भी और धोखा भी, जाट समाज ये महसूस करता है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। जाट नेताओं ने 5 जून से प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। जाट नेताओं का आरोप है कि साजिश के तहत आरक्षण पर स्टे हुआ। जाटों का आरोप है कि सरकार गंभीर होती तो पहले ही कैविएट लगा सकती थी। जाटों का यह भी आरोप है कि महाधिवक्ता को याचिका की कॉपी 3 दिन पहले मिल गई थी, फिर भी महाधिवक्ता कोर्ट में पेश नहीं हुए। एक तरफा फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। आरक्षण को केंद्र के आर्टिकल 31 के 9वें शेड्यूल में डालने की मांग की गई थी। रोहतक की अहलावत खाप का ऐलान, कानूनी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इधर जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जाट नेताओं ने अर्जी दायर कर मुरारी लाल जनहित याचिका केस में प्रतिवादी बनने की मांग की है। जाट नेताओं की मांग है कि कोर्ट फैसला देने से पहले उनका पक्ष भी सुने। जाट समुदायों की खलबली ने पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों की नींदें उड़ा दी है। हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले रोहतक जिले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आंदोलन भड़कने की आशंका के मद्देनजर रोहतक में जगह जगह आरएएफ जवान तैनात किए गए हैं। आरक्षण पर अंतरिम रोक के बाद सूबे में अलर्ट। आंदोलन की आहट के बीच सुरक्षा बल तैनात। जिले को जोड़ने वाले सभी 6 रास्तों की नाकेबंदी। डीजीपी केपी सिंह ने गृह सचिव, जिला प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक की। अफसरों को कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए। 24 घंटे अतिरिक्त पुलिस बल को अलर्ट रहने का आदेश। सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश। जाट नेताओं की गतिविधियों पर पैनी नजर। जाट नेताओं के संपर्क में खुफिया विभाग। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जहां प्रशासन अलर्ट है, तो वहीं इस बार आंदोलनकारियों से निपटने के लिए पहले से ही पुलिस बल को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार पुलिस महकमा आंदोलनकारियों से समझौते के मूड में कतई नहीं है। बीजेपी में भी आरक्षण को लेकर दो राय साफ दिखने लगी है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार कोर्ट में पैरवी करेगी, तो करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा ने कहा कि आरक्षण की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। सरकार भी अपने बिल के पक्ष में कोर्ट में अपनी पैरवी करेगी। जाट आरक्षण रद्द हो चुका है, जाट फिर आंदोलन किए हो। मामला तो अब देखिए ऐसे है, उसके ऊपर बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मामला ठप हो गया। अब जब हाई कोर्ट ने कर दिया तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी सरकार, वहाँ भी उनको यही वर्डिक्ट मिलेगा, इसलिए ये मामला तो ठप है।
आरक्षण पर अंतरिम रोक के साथ साथ जाट नेता यशपाल मलिक समेत 125 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के बाद सूबे में जाट समुदाय फिर सक्रिय हो गए हैं। आरक्षण पर एक तरफ सरकार को रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो जाट हर कीमत पर आरक्षण हासिल करने का दम भर रहे हैं। एक बार फिर से सरकार के आगे कुआं और पीछे खाई के हालात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या आरक्षण को लेकर प्रदेश में फिर से वही सूरत हाल बन रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है। दूसरा सवाल जो है वो यही है कि सरकार के पास क्या विकल्प है, और जो जाट संगठन अब जो एक बार फिर से ये इस तैयारी में है कि अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो आंदोलन का ही रास्ता बचता है। ये बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार आंदोलन हुआ आरक्षण का, जिस तरह से कानून व्यवस्था को चुनौती मिली, वो बहुत बड़ा संकट है पूरे प्रदेश के लिए। मेरे साथ इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट अमित नेहरा जी हैं, साथ ही यशपाल मलिक जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। हवा सिंह सांगवान है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। अमित नेहरा जी, मैं आपके पास आऊंगा, सांगवान जी से बात कर लूं। सांगवान जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है जी। सर, क्या स्टैंड है आपका अब? देखिए, हम कल चंडीगढ़ जाएंगे जी, और एक अच्छी वो टीम बनाएंगे वकीलों की जी। और हमें जब पहले कानूनी लड़ाई लड़नी है। कानूनी लड़ाई तो ठीक है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? जिस तरह से कोर्ट ने स्टे किया है और जो कानूनी पेचीदगियां हैं, आगे की राह आपको क्या दिख रही है? देखिए, मैं तो हमेशा आशावादी हूँ जी, ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो सरकार भी कुछ कार्रवाई करेगी, अभी भी उम्मीद रखता हूँ मैं। नहीं, आशावादी होना ठीक है सांगवान जी, लेकिन जो राजनीतिक और जो सियासी एक दांव पेच होता है और जो कानूनी और संवैधानिक बाध्यताएं और मजबूरियां होती हैं, वो अलग होती हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। हाँ, बिल्कुल नहीं समझ तो रहा हूँ, लेकिन सरकार ने अपना स्पष्ट नीति करनी पड़ेगी ना। अब तो ये बोलते हैं कि देखो, इन्होंने अपना जो आदमी खड़ा नहीं किया। अभी जो कोर्ट में जो हुई ईद ने, या कोई आदमी खड़ी, तो अब इनके देख रहे क्या मनसा है और भी ये क्या जवाब देते हैं। मंडे को बोलते हैं हम फाइल करेंगे रिप्लाई, क्या देते हैं हम जाके वहां देखेंगे चंडीगढ़, उससे स्पष्ट हो जाएगा। बाकी ये मैं बता दूं जी, गौरव जी, ऐसा है, पहले तो हम पूरा मौका देंगे सरकार को जी, जल्दबाजी नहीं करें, ना हम ये आंदोलन करने वाले हम, और न आंदोलन करने का कोई समय है अभी। जी। हम पूरी कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे, और जब सरकार देखेंगे भाई सरकार हट रही है, कुछ नहीं करती है, फिर हम देखो आंदोलन करना पड़ेगा। आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा, जाट पीछे नहीं हटेगा। मैं आपको बता दूं ये बात बड़ी स्पष्ट। नहीं, ये अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, और इसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि आंदोलन की धमकी एकमात्र रास्ता नहीं होता है, बहुत से तरीके हैं हक के लिए। यशपाल मलिक साहब मेरे साथ हैं। यशपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी। यशपाल मलिक साहब, जिस तरह से सरकार का एक सख्त रुख है, हाई कोर्ट का स्टे, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं आरक्षण की राह को? देखिए, 10 मई को हम लोगों ने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया था जी, और हमारी कुछ मांगे थी आरक्षण के अलावा भी। जी, जो हमारे बच्चे जेलों में बंद है, जो 2100 मुकदमे फर्जी दर्ज किए गए हैं, और जिन लोगों ने इस आंदोलन में तोड़फोड़ की, जी, उन सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। भिवानी में, कैथल में, हिसार में और तमाम जगह पे ऐसी 20 जगह है जहाँ पे लोगों ने तोड़फोड़ कर हमारे ऊपर लगातार हमले किए। यमुनानगर में बहुत जगह ऐसी हैं, उनकी फुटेज और वे सारे सबूत सरकार को। तो आपको लगता है यशपाल मलिक साहब कि ये सारी जो कार्रवाई हो रही सरकार की गलत है? कार्रवाई तो आप पर भी हो रही है, आप पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। या तो आप मेरी बात सुन ले या अपनी बात कर ले। नहीं, आप अपनी बात रखिए सर, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूं कि आरक्षण का जो पेचीदगी है, जो स्टे लगा है हाई कोर्ट का, उसके बाद जो माहौल बन रहा है, आप क्या देख रहे हैं? क्या फिर से वही नौबत आ रही है? जैसे आप आदमी वहाँ एंकर बैठे हैं, बात सुनने से पहले बात काट रहे हैं। नहीं, आप सही सवाल जवाब नहीं दे रहे हैं। दिक्कत मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप आगे की रणनीति जो बन रही है आप लोगों की, और जो माहौल बन रहा है, क्या फिर से वही माहौल पैदा हो रहा है? माहौल जिन लोगों ने पहले खराब किया था, माहौल ना जाटों ने कभी खराब किया ना खराब। नहीं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं यशपाल मलिक साहब कि जाटों ने खराब किया, या मैं आपको गलत ठहराऊं, ये कतई मैं नहीं कह रहा हूं और ना मैं कह सकता हूं। मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा हूं कि क्या देख रहे हैं अब आप? ये आंदोलन 10 साल से चल रहा था, तब इसमें कोई हिंसा नहीं थी। सरकार ने इसमें जबरदस्ती हिंसा घुसेड़ी, सरकार का काम था। अभी भी सरकार का जो 5 जून से आंदोलन घोषित है, वो आरक्षण का मुद्दा तो कोर्ट में देखेगी सरकार, ये उसका काम है, उसने वादा किया हुआ। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने वादे किए थे केस वापसी लेने के, जेलों से बाहर लोगों को निकालने के, और घायलों को और जो शहीद है उनको मुआवजा देने के,
और जिस तरह की फर्जी केसबाजी में 21-22 हजार हरियाणा के लोग लामबंद हैं, 5 जून से उस पर आंदोलन होना है। और अब साथ में ये भी मांग जुड़ गई है जी। कि हरियाणा सरकार इस पे कितनी गंभीर है कि वो ठीक है। वहां उनका असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बैठा और वो तारीख लेने में भी सक्षम नहीं है। तो ये भी एक जाट समाज के मन में आ रही है कि जाट ये सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा सरकार इसको कोर्ट में लटकाना चाहती है और इसको लंबे समय तक खींचना चाहती है। ठीक है, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या ये सोची समझी रणनीति है, क्या ये जो एक आरोप लग रहा है कि दगाबाजी। अमित नेहरा साहब मेरे साथ है। अमित नेहरा जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप? आपने सांगवान साहब को सुना, यशपाल मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो सूरत हाल है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए राजीव, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस आंदोलन को या इस एक्ट को सिर्फ जाटों से जोड़ना गलत है। इसमें जाटों के अलावा 5 जातियां और 5 जातियां हैं, ठीक। कहीं भी उसका उल्लेख नहीं हो रहा, तो वो भी साथ हैं जाटों की। ये नहीं है कि हम उनको स्पेयर कर दें जी। तो कभी ये नहीं कहा हमने कि रोड आरक्षण अधिनियम या बिश्नोई आरक्षण अधिनियम, हालांकि जाटों का कोई विशेष कोटा नहीं है इसमें जो 10% दिया है जी। तो सिर्फ जाट आंदोलन कहना इसके साथ अन्याय होगा, पहली बात। ठीक है। और दूसरी बात, देखिए जब बिल पारित हुआ था पिछले सुप्रीम कोर्ट से जब खारिज हुआ था, यूपीए द्वारा बनाया गया जो एक्ट था जी, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष मार्च महीने में खारिज कर दिया था इसको। उसके बाद लगभग 1 साल लग गया नई सरकार को इसको पारित करने में, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया था कि इस बार हमने पक्का काम किया है, कोर्ट में इसके खिलाफ कोई दलील तर्क ठहर नहीं पाएगा। लेकिन देखा कि हमने पहले ही इंटरिम स्टे मिल गया इस पे, तो कहीं ना कहीं खामी रही होगी, तभी तो स्टे नहीं, वही बात मैं करना चाह रहा हूँ। तो यशपाल मलिक भी वही सवाल उठा रहे हैं कि सरकार की नीति कहीं ना कहीं नियत पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। और जो कानूनी पेचीदगी है, जो एक संवैधानिक बाध्यता है, आपको लगता है कि सरकार के पास उसको ठीक करने का या फिर उसकी भरपाई के लिए अपने पास पर्याप्त आधार है, पर्याप्त तर्क है कोर्ट में रखने के लिए? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा विकल्प बचे हैं सरकार के पास, क्योंकि जो केसी गुप्ता आयोग था, जिस रिपोर्ट को आधार बनाया गया, जिसको बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज किया था। दोबारा जो एक्ट लागू हुआ है, ये पारित हुआ है, तो उसमें भी कमोबेश वही चीजें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टिक पाएगा, जिसमें ज्यादा कोई अपनी तरफ से किया है। हाँ, ये अगर शेड्यूल 9 के तहत चला जाता, क्योंकि मार्च में पास हो गया था विधानसभा में हरियाणा में, और 14 मई तक लोकसभा चली थी, संसद चली थी, तो हाथों हाथ अगर वहां भेज दिया जाता और शेड्यूल 9 के तहत इसको पारित कर दिया जाता, तो ये फुल प्रूफ हो जाता। तो सरकार की कहीं ना कहीं कमी तो रही है, कमजोरी तो रही। चलिए, वीर कुमार यादव जी मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। वीर कुमार यादव जी, सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि सरकार की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो हाई कोर्ट में स्टे लगा और उसकी वजह से अब जो फिर से एक बार मौजूदा परिस्थिति बन रही है, एक तरीके से कह लीजिए कि आंदोलन की एक बार फिर से वही सुगबुगाहट बनती सी दिख रही है, क्योंकि ये जो आरक्षण का मामला है बड़ा पेचीदगी में उलझ गया है। क्या सरकार वाकई इसके लिए तैयार थी और सरकार ने तैयारी और अपने तर्क, अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट में पूरी सही तरीके से रखी थी? देखिए, सरकार जो अपनी तरफ से बेस्ट ऑप्शन पेश कर सकती थी वो किया है। ये तो वास्तव में जिन लोगों ने आरक्षण मांगा है या जो लोग आरक्षण की बात कर रहे थे जी, थोड़ा वो समय देते तो जो चीजें अब जो नजर आ रही है कि ये कर लेनी चाहिए थी, वो करने के लिए समय तो मिला नहीं। आप 13 को मिल रहे हैं, आप 19 को मिल रहे हैं, 31 आप नहीं, तो समय तो आपको लेना चाहिए था वीर कुमार यादव जी, समय तो लेना चाहिए था आपको। अगर समय तो सरकार को लेना पड़ता है, क्योंकि जिन चीजों को आधार बनाया गया वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी थी। केसी गुप्ता की रिपोर्ट हो या फिर पिछड़ा वर्ग जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट को लिया जाए, या फिर जो भी हवाला दिया जाता है कोर्ट में आरक्षण के लिए, वो आप बेहतर जान रहे हैं। देखिए, मैं 2 बात आपको बता दूं। पहली बार जो है नोटिफिकेशन था केवल मंत्रिमंडल का एक, यानी पास किया, वहां आप उसको नोटिफिकेशन कह सकते हैं। इस बार तो बाकायदा विधानसभा से एक्ट पास किया। ठीक। सेकेंडली क्या है, जो अभी आप जो 9 शेड्यूल की बात कर रहे हैं जी, ये जरूरी नहीं होता। अगर कोई भी एक्ट 9 शेड्यूल में है तो उसको चैलेंज नहीं हो सकता या वो अल्ट्रावाइज नहीं हो सकता। अगर कोई भी एक्ट अगर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जी, तो वो भी अल्ट्रावाइज वो हो सकता है। कोर्ट ने किए हैं। नहीं, सिर्फ मानवाधिकार जहाँ पे उनकी अवहेलना होती हो, इन चीजों को स्टडी करके
अकॉर्डिंगली मैं रिपोर्ट तैयार करते चलिए, हैं। आप लोग के पास मैं आऊंगा। यशपाल मलिक जी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। यशपाल जी, आप सुन रहे हैं अभी, हैं मेरे साथ? चलिए, शायद यशपाल मलिक जी का फोन कट गया है। वीर कुंवर जी, मैं आपके पास आऊंगा। अमित जी, आपके पास आऊंगा। ये बड़ा गंभीर सवाल है, एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। लेकिन समस्या वही है कि जिस कानूनी पेचीदगी की बात होती है, सरकार की नीयत पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बड़ा गंभीर है। मांग जो है वो लगातार बनी हुई है कि उससे पीछे नहीं हटेंगे जाट संगठन। समस्या यहीं पर आकर अड़ जाती है कि आखिर धोखा कौन किसको दे रहा है। सरकार को धोखा दिया जा रहा है, सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, या फिर जो आरक्षण की मांग करने वाले संगठन हैं, जो अन्य 5 जातियां उसमें शामिल हैं, उन पर ये आरोप लगेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, बड़ी खबर जारी है। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ को अपनाया। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਤੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए। घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए। सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। डिफेंस एकेडमी।
कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। चलिए, हम बात कर रहे हैं आरक्षण पर जो आफत बनी है और एक बार फिर से जो मौजूदा सूरत हाल प्रदेश में बन रही है आरक्षण को लेकर के, और जो आंदोलन हुआ उसके आगे अब सरकार कहां खड़ी है, इसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा, किस तरीके से इसका हल निकाला जाएगा। मेरे साथ लगातार बातचीत के लिए अमित नेहरा जी मौजूद है स्टूडियो में। अमित जी, आप वीर कुमार यादव जी भी हैं, उनसे मैं बात करूंगा। अमित जी, जो ये सवाल उठ रहा है, अब सरकार के पास क्या स्थिति बनती है, और जो एक अल्टीमेटम की स्थिति है जो जाट संगठन दे रहे हैं और सरकार के पास जो विकल्प है उसको देखा जाए, तो आप कहां पाते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, इसमें बड़े प्यार से काम लेना होगा सरकार को जी। साम दाम दंड भेद जो चारों नीतियां हैं उससे काम लेना होगा। ये भी नहीं है कि सरकार इतनी नरम पड़ जाए, या ये भी नहीं है कि इतनी सख्त हो जाए कि तार ही टूट जाए। देखिए, पहले तो अगर उन्होंने दे दिया है तो एक एश्योरेंस देना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसको खारिज कर देता है तो हम आपको 9th शेड्यूल में डालेंगे इसको। और 9th शेड्यूल की जो यादव जी बात कह रहे थे, वो ऐसा नहीं है कि उसको खारिज किया जा सकता हो। 9th शेड्यूल का मैं आपको बताता हूँ 9वीं अनुसूची क्या है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन कोई विषय मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन करे जी, तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है, उसको खारिज नहीं कर सकता, समीक्षा कर सकता है। इसमें एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। और अभी तक ये नहीं कि पहला मामला होगा ऐसा, 283 ऐसे विषय सम्मिलित किए जा चुके हैं 9वीं अनुसूची में। तो मुझे लगता है कि सरकार को कोई परहेज नहीं होना चाहिए 9वीं अनुसूची में भेजने को। जहां 283 है वहां पे 284 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 9वीं अनुसूची पर भी बड़े सवाल उठते रहे हैं कि जिस तरीके से एक तरीका इसको एक सियासी मुद्दा बना लिया गया है, एक सियासी जरिया बना लिया गया है कि जो चीज पास ना हो उसके लिए आप 9th शेड्यूल का उपयोग कर लीजिए। वीर कुमार यादव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। सर, क्या लगता है आपको कि सरकार अब जो अल्टीमेटम की स्थिति है जो जाट संगठन दे रहे हैं, 5 जून से फिर से वो विरोध प्रदर्शन की रणनीति पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब सरकार किन विकल्पों पर विचार कर रही है? अगर फिर से हालात वैसे ही बनते हैं तो क्या विकल्प होगा सरकार के पास? देखिए, हमको उम्मीद था जी कि ये हरियाणा सरकार जो है 9th शेड्यूल के लिए केंद्र में भेजेगी। इसलिए देखो, हमारे संगठन ने कभी कोई बयान नहीं दिया जी, जब से टिप पास किया। देखो, 29 मार्च के बाद हमने कभी नहीं बोला आंदोलन के लिए। नहीं, ठीक है वीर कुमार यादव जी, मैं ये कह रहा हूं अभी तक तो मुद्दा ये था कि आरक्षण सरकार देगी या नहीं देगी। अब देने के लिए जब चीजें बनी, जब बिल बना, उसके बाद अब मामला कोर्ट में लटका हुआ है, तो सरकार अब ये भी कहने की स्थिति में नहीं है कि आगे वो क्या करने वाली है। वीर कुमार जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अमित जी, जल्दी से आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा मैं कि पहले तो ये मांग आरक्षण देना है नहीं देना है उस पर मुद्दा चल रहा था, मंथन चल रहा था, अब कोर्ट में मामला अटका हुआ है। तो अब जो अल्टीमेटम आंदोलन की स्थिति बन रही है, आपको क्या लगता है कि इसके सामने सरकार किस तरीके से निपट पाएगी? देखिए, जो वीर कुमार यादव जी ने एक बात कही वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अगर चाहेंगे लोग तो 9वीं अनुसूची के लिए लेके जाएगी सरकार अपनी तरफ से ये बयान दे दे, तो मुझे लगता है कि किसी को आपत्ति नहीं होगी, ना कोई आंदोलन होगा ना कोई और होगा। ये एश्योरेंस दे दे कि हाँ, हम भेजेंगे और इस स्थिति तक भेज देंगे। अगला जो सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, उसमें इसको पास करा देंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा बवेला खड़ा हो पाएगा जी।
बस इतनी सी जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत जुड़ने के लिए। इस पूरे गंभीर मामले पर बातचीत करने के लिए सवाल वहीं पर आकर टिक जाता है कि सरकार की नीयत आगे क्या है और क्या वाकई जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने धोखा दिया वो सही है, और अगर आंदोलन की स्थिति बनती है तो सरकार कैसे निपटेगी। कोशिश ये होनी चाहिए कि सरकार हाईजैक न हो, कानून सूली पर न टांगा जाए और प्रदेश की आम जनता को एक जानलेवा हालात में न छोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।